हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर रेलवे ग्रुप डी 2026 में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो फिजिक्स का एक अकेला चैप्टर ध्वनि और तरंग, इससे आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को कवर करिएगा, जिससे कि आपकी किस्मत बदल सकती है। यानी पिछले 5 सालों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो मानिए ही यहाँ से बनते ही हैं, तो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई दूसरी किताब या क्लास छूने की ज़रूरत नहीं है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सीधा दिमाग में छापेंगे। अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल वीडियो होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तरंग क्या होती है? ऑप्शन बी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऑप्शन बी, देखिए, वेव ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स केवल वाइब्रेशन करते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते हैं। साउंड वेव इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि वेव मैटर नहीं बल्कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडनल, यानी साउंड वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेशन करते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। रेलवे एग्ज़ाम में साउंड की लॉन्गिट्यूडनल वेव डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन सी, लाइट वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसमें चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश वैक्यूम में भी पृथ्वी तक पहुंचता है, जबकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंग के इसका उदाहरण है, मैकेनिकल वेव का उदाहरण है। इसमें हवा, पानी और सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम में साउंड नहीं चलती है, इसलिए साउंड को मैकेनिकल वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में कण किस दिशा में कंपन करते हैं? ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। लाइट वेव्स इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्रेस्ट और थ्रू बनते हैं और कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ कंपेयर करके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा, साउंड उतना ही लाउड होगा, और लाउड स्पीकर में वॉल्यूम भी बढ़ाने पर एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एग्ज़ाम में लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का रिलेशन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है? हर्ट्ज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तरंग दैर्घ्य का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी, ये लैम्डा इसे कहते हैं, जो कि उल्टा वाई के रूप में दर्शाया गया है। ये कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस या क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग की चाल का सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय अवधि और आवृत्ति आपस में कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर टाइम पीरियड घटता है। दोनों का रिलेशन है। ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन यानी मनुष्य की श्रवण सीमा क्या है? ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी कहते इंफ्रासोनिक। ये एलिफेंट और व्हेल इसे सुन सकते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि का उपयोग करते हैं? ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक। बेट अल्ट्रासोनिक
वेव्स का उपयोग नेविगेशन के लिए करते हैं। वे इको की मदद से ऑब्स्टेकल पहचानते हैं। इसी प्रिंसिपल पर सोनार भी काम करता है। कौन सा जीव अपश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? ऑप्शन बी, एलिफेंट। वे लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से कम्युनिकेशन भी करते हैं। एग्ज़ाम में व्हेल और एलिफेंट दोनों ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन सी, मोर देन 20,000 हर्ज, यानी 20,000 हर्ज से ज़्यादा। इससे अधिक फ्रिक्वेंसी वाली साउंड अल्ट्रासोनिक कहलाती है। मेडिकल, अल्ट्रासाउंड और सोनार में इसका उपयोग होता है और यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस में नहीं चल सकती है? ऑप्शन डी, वैक्यूम में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन डी, सॉलिड में। ध्वनि की चाल का सही क्रम क्या है? ऑप्शन सी, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। यानी पार्टिकल्स जितने पास होंगे साउंड उतनी जल्दी ट्रैवल करेगी, इसलिए सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? ऑप्शन सी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, इसलिए साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। गर्म हवा में साउंड ठंडी हवा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से चलती है। वायु में दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी, नो इफेक्ट, यानी एयर प्रेशर बढ़ाने से साउंड स्पीड पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह रेलवे एग्ज़ाम का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अक्सर इसे टेम्परेचर के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतना लाउड होगा। स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ने पर एम्पलीट्यूड बढ़ता है और ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा पिच उतनी हाई होगी। जैसे लड़कियों की जो आवाज़ होती है ये हाई पिच होती है और मॉस्किटो की भी जो आवाज़ होती है वो भी हाई पिच होती है, जबकि लायन की आवाज़ लो पिच वाली होती है लेकिन लाउड होती है। अब देखिए, प्रबलता की इकाई क्या है लाउडनेस की? ऑप्शन बी, डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर की आवाज़ में क्या होता है? हाई पिच। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ में क्या होता है? लो पिच और बट हाई लाउडनेस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी, 17.2 मीटर। इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड बाद आनी चाहिए, इसलिए सोर्स और वॉल के बीच लगभग 17.2 मीटर दूरी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होता है? ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। जब उनके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप हो तभी ये अलग अलग पहचाना जाता है और इसलिए इको सुनने के लिए आया मिनिमम टाइम गैप ज़रूरी है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूर्ण रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म। सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक। इसे अंडर वाटर डिस्टेंस मेज़र की जाती है। यह पार्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन के कारण। इको साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। जब साउंड
किसी बड़ी सरफेस से टकराकर वापस आती है तो इको सुनाई देती है। माउंटेन्स और लार्ज हॉल्स में इको आसानी से सुनाई देती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली है। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसको मैंने प्लेलिस्ट भी लगा दिया है, जिससे कि आप सारे उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं एक ही जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।